नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम धुन में। हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती यूपी ट्रिपल एससी पेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो मॉडल पेपर लेके आए हैं 38वां और इसमें बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों आगे बढ़ें वीडियो में, इसके पहले जो शिक्षक भर्तियों की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे फेवरेट एजुकेटर के माध्यम से पढ़ने का मौका मिलेगा, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होगी, वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलने वाला। अनअकैडमी लाया है बिग डिस्काउंट, 80% ड्रॉप आउट है यूपी टेट, सी टेट और स्टेट टेट के प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स में। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 699 में, 12 महीने का 899 में, और साथ ही साथ यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को 10% का एडिशनल डिस्काउंट पाने के लिए। अनअकैडमी लाए हैं द अल्टीमेट प्रिपरेशन फॉर सीटेट पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड बैच, जो स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से। बात करें क्रैक DSSP PRT 2021 कंप्लीट बैच कोर्स की, तो ये स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान में 10% का एडिशनल डिस्काउंट पाने के लिए, और साथ ही साथ फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेज को अनलॉक करने के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर सकते। दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। तो दोस्तों लोथल के खुदाई की जो खोज है SR राव ने की थी 1957 में। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ये दोस्तों सुरकोटदा से मिले हैं। बात करें तो सुरकोटदा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहाँ से घोड़ों की अस्थियों तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये किस ब्राह्मण के मूल पाठ हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं कि सामवेद की, ऋग्वेद की, अथर्ववेद। तो दोस्तों ये ऑब्वियस सी बात है यजुर्वेद की हैं। क्यों? क्योंकि वेद और उनके ब्राह्मण ये निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन या कौशितकीय ब्राह्मण के बारे में है। शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण हैं, कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण हैं, और सामवेद में पंचविश, खडविश, जैमिनीय ब्राह्मण है, और अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन TGT वगैरह में पूछते हैं। फिर है बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो बात करें दोस्तों तो गौतम बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण है ये वैशाली में प्राप्त हुआ था। दोस्तों बात करें गौतम बुद्ध की तो ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, और इनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ, ग्रह त्याग जो घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई ये राजगृह में, और ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में हुई इनको, और मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई, और जिसको महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। जब इनको मृत्यु की प्राप्ति हुई तो मोक्ष प्राप्ति कहा जाता है, और इसको ग्रंथों में बोला गया महापरिनिर्वाण। और जब इनको जब इनको ग्रह त्याग की घटना हुई थी तो महाभिनिष्क्रमण इसको कहा गया। बहुत बार पूछता है महाभिनिष्क्रमण क्या है, ग्रह त्याग, महापरिनिर्वाण क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। तो दोस्तों बताऊं तो अशोक के प्रधान शिलालेख में 13वां शिलालेख है, वो सबसे बड़ा शिलालेख है, और जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो 13वां जो शिलालेख है वो बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है। अगला है भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है। दोस्तों बात करें तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य विनोबा भावे को माना जाता है, आचार्य विनोबा भावे को। और इन्होंने किया था दोस्तों 1951 में इसका आरंभ, स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन से इसका आरंभ किया। और विनोबा भावे की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है
1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी थी, भीकाजी कामा थी, या सरोजिनी नायडू, या बेगम हजरत महल? तो दोस्तों ये और कोई नहीं, बेगम हजरत महल ही थी। आपने बिल्कुल सही सोचा। बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम विद्रोह में लखनऊ से भाग लिया था और इन्हें महक परी भी कहा जाता है। ये वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी भी थी। ठीक है, बेगम हजरत महल, इनको महक परी भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो दोस्तों बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1924 के बेलगाम अधिवेशन में इन्होंने 40वां जो अधिवेशन था उसमें ये अध्यक्ष चुने गए थे। 1924 में 1924 का जो बेलगाम, ठीक है, बेलगाम कह लें, वो जो मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है उसमें ये अध्यक्ष चुने गए थे। अगला है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो बात करें तो राष्ट्रीय गान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया। याद कर लें कब लिखा गया? 11 दिसंबर 1911 में ये लिखा गया। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद 100% थे, सूर्य सेन, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो जो सूर्य सेन है, नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, वो क्रांतिकारी नेता नहीं थे, जबकि ये सभी क्रांतिकारी नेता हैं। कौन? चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, भगत सिंह, ये क्रांतिकारी नेता हैं, लेकिन ये गांधी जी के क्या हैं? पॉलिटिकल लीडर थे, राजनैतिक गुरु थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूगोल से रिलेटेड अब क्वेश्चन लेंगे, हिस्ट्री का काम खत्म। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा है? टेक्निकल सा क्वेश्चन। तो भारत ने पृथ्वी के धरातल का 2.4% घेरा है। कितना? 2.4%। सिर्फ इतना बड़ा देश है हमारा और 2.4% ही पूरे पृथ्वी का इसने ऑक्युपाई किया है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत पृथ्वी के 17.75% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? बिल्कुल सही आपने सोचा, 7वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा, पहला स्थान चीन का है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत से बड़े क्षेत्रफल में 6 अन्य देश क्या हैं? मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बताऊंगा। रूस है, कनाडा है, चाइना है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और दीव, या पांडिचेरी? तो दोस्तों बात करें तो पांडिचेरी, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक बड़ा आकार पांडिचेरी का है। ठीक है, अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर दिल्ली, फिर दादर नगर हवेली, फिर पांडिचेरी, फिर चंडीगढ़, फिर दमन दीव, फिर लक्षद्वीप। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, सबसे बड़ा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर दिल्ली है, फिर दादर नगर हवेली है, फिर पांडिचेरी है, फिर आपका चंडीगढ़ है, फिर दमन दीव है, फिर लक्षद्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी जो केरल राज्य के इडुक्की जिले में है। ठीक है, अन्नाईमुड़ी
काफ़ी मस्त क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया। 14वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अन्नाईमुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु भी है। इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। अगला लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो दोस्तों आपकी जो लोकटक झील है ये मणिपुर में स्थित है। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र माना जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो स्टैटिस्टिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा इसका जो है राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की है? तो जो दोस्तों आपकी पीली क्रांति है इसने तिलहन उत्पादन में आशातीत वृद्धि की है, जबकि हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। ठीक है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है और जो स्वर्ण क्रांति है दोस्तों ये बागवानी से संबंधित है। अगला है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली थी दोस्तों। और इसके अगर हम बात करें तो ये जो है तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास से संबंधित है। आज के वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेंगे और ये है, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों बात करें तो सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की यहाँ पे आवश्यकता होती है। और सहकारी जो समिति है वो लोगों का एक ऐसा संघ है जो अपने पारस्परिक लाभ, जो सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, उसके लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एडिशनल क्वेश्चंस के साथ।